हेलो दोस्तों, आज हम नया चैप्टर देखेंगे फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है फोर्स। दोस्तों, फोर्स होता है पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जिससे हम ऑब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तब फोर्स होता है। तो हम देखते हैं जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इनमें से क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है फोर्स मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि समझिए एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और अगर अगर आपने उसे फोर्स दे दिया तो वो मोशन में आ जाएगा। उसके बाद आता है फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि एखादा ऑब्जेक्ट अगर मूविंग चल रहा है और अगर आपने उस पर इफिशियंट फोर्स दे दिया, यानी कि सफिशियंट फोर्स दे दिया, तो वो ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा। शेप कैन फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स एखादे ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। उसके बाद आता है फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स एखादे ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। दोस्तों, अब हम इस ब्रह्मांड के 4 सबसे मेन फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है ग्रेविटी। मार्क करिए। सबसे पहले आता है ग्रेविटी। हम सबसे वीक से तो स्ट्रॉन्ग तक जाएंगे। दोस्तों, ग्रेविटी इस पूरे यूनिवर्स का सबसे वीक फोर्स है, लेकिन वो इनफाइनाइट रेंज तक है, लेकिन वो सबसे वीक है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। क्या आपने कभी मैग्नेट से खेला है? क्या एक आयरन मैग्नेट को चिटक जाता है? क्या ग्रेविटी से रोक पाती है? नहीं। इसलिए ग्रेविटी सबसे वीक फोर्स है। और इसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। दोस्तों, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है, जो न्यूक्लियर डीके में काम आता है, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जब डीके होता है तब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स अपना काम करता है। उससे स्ट्रांग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दोस्तों, आपने तो देखा ही होगा कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन रहते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स होता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इस फोर्स में लाइक चार्ज रेपल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। और दोस्तों, अब ब्रह्मांड के सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम देखेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दोस्तों, ये फोर्स इस ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। इसी फोर्स के द्वारा एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बाइंड होते हैं। अब हम इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे। हम कंपेयर किससे करेंगे? ग्रेविटी से। तो दोस्तों, ग्रेविटी हम 1 लेंगे। अब उसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो ग्रेविटी से 10 पावर 25 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटी से 10 पावर 36 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटी से 10 36 है, सॉरी, और यहाँ पे 10 पावर 38। ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द मेजर फोर्स, यानी कि फंडामेंटल फोर्स ऑफ द यूनिवर्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी। दोस्तों, अब हम फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में जानेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जिस फोर्स से हमें कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कि मस्कुलर फोर्स, हमें कुछ उठाने के लिए उससे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमें उससे नॉन कॉन्टैक्ट करे बिना ही फोर्स लगता है, जैसे कि ग्रेविटी। ग्रेविटी हमें बिना कॉन्टैक्ट किए भी हो जाती है, जैसे कि हमें अट्रैक्ट कर लेती है। अब दोस्तों, हम न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे। दोस्तों, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पहले जानने के पहले मैं आपको इनर्शिया के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया यानी कि टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ मोशन और इन अ डायरेक्शन। हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इनर्शिया टेंडेंसी of an object
to remain at rest or in a motion or in a direction। दोस्तों, क्या आपने किसी चीज को जब रेस्ट में है तब उसे ढकलने की कोशिश की है? क्या आपके टच करने से वो हिल जाती है? नहीं। इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बनने की ट्राई करता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे आके ये हिला नहीं देता है। जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तब वो मोशन में ही बनने की ट्राई करता है, और जब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स आके टच नहीं करता या फिर उसे हिलाने की कोशिश नहीं करता तब तक वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ये है इनर्शिया। अब हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ देखेंगे, इनर्शिया। इसके हिसाब से अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके आसपास नहीं आता या फिर से छूने लेता तब तक वो ऑब्जेक्ट वही रेस्ट में ही रहेगा या फिर मोशन में रहेगा। दोस्तों, अब आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मोमेंटम क्या रहता है, मास इनटू वेलोसिटी। दोस्तों, मोमेंटम क्या रहता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। दोस्तों, इस लॉ के हिसाब से चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये कैसे होता है, हम इसे अब डेरिव करेंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इनटू मास। मास कांस्टेंट रहता है। दोस्तों, चेंज इन वेलोसिटी क्या रहता है, एक्सेलरेशन। इसीलिए चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू ए, और मास इंटू एक्सेलरेशन किसका फॉर्मूला है, फोर्स का। इसीलिए यहाँ से हम डेरिव होता है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये है न्यूटन सेकंड लॉ। अब थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से एक एक्शन और जब हम एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स हैज एन एक्शन एंड रिएक्शन और ऑपोजिट फोर्सेस, यानी कि जब मैं आपको धक्का मारूंगा तो आप उतने ही जोर से मुझे धक्का मारेंगे। ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। दोस्तों, अब हम फाइनल टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे। हम इसे डेरिव करेंगे। दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें पता चलता है कि जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं, ऐसे कैसे भी हो ऐसे होते हैं, लेकिन तब उनका मोमेंटम जो है, जो उनका फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम सेम होता है। हम अब देखेंगे, इसे डेरिव करेंगे। दोस्तों, बैलेंस फोर्स यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट बराबर फोर्स लाते हैं एक ऑपोजिट साइड्स में, तब उसका जो ये रहता है इफेक्ट वो जीरो होता है। तो बैलेंस फोर्स के लिए हम देखेंगे, पहले आता है F2 इज इक्वल टू माइनस F1। फोर्स क्या रहता है दोस्तों, चेंज इन मोमेंटम, इसलिए हम इसे देखेंगे। अब हम इसे स्प्लिट करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों, मास इनटू एक्सेलरेशन। हम यहाँ पे देखेंगे m2 और यहाँ पे आता है A2 इज इक्वल टू m1 माइनस m1 A1। दोस्तों, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, v माइनस u बाई टी। हम इसके वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। m2 इज इक्वल टू v2 माइनस u2 बाई टी इज इक्वल टू m1 v1 माइनस u1 बाई टी। दोस्तों, इस इक्वेशन में t और t कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। m2v2 माइनस m2u2 इज इक्वल टू m1v1। दोस्तों, माइनस इंटू माइनस प्लस m1u1, यहाँ पे माइनस आता है, माइनस इंटू प्लस माइनस। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हम इसी सिमिलर जो टर्म्स है हम इन्हें साथ में लाते हैं। यहाँ पे v और v, मास और मास, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में इधर आकर एडिशन में हो जाएगा। m2v2 प्लस m1v1
इज इक्वल टू, ये यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में, उधर जाने पर एडिशन में, m1u1 इज इक्वल टू प्लस m2u2। दोस्तों अब हम इनिशियल वेलोसिटी को पहले लिख सकते हैं या फिर ये भी इक्वेशन करेक्ट है। हम इनिशियल वेलोसिटी को पहले लिखेंगे, ये आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये रहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम नया चैप्टर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।